नमस्ते, मैं पत्रकार विक्रांत हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्चस्व की वैश्विक दौड़ तेज हो रही है। नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत कुमार और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट विक्रांत। आपने इससे पूर्व एक छोटा सा या कहें कि शॉर्ट क्लिप आपने देखा जो मेरा ही एआई वर्जन पत्रकार विक्रांत था। जी हाँ, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम दिमाग भी कह सकते हैं। आज दुनिया में एआई की रेस तेज हो चुकी है। चैट जीपीटी, गेमनी और क्लाउड जैसे एआई टूल्स करोड़ों लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रेस में भारत एक बहुत बड़ा यूजर बेस बन चुका है। यहाँ करोड़ों लोग सवाल पूछ रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं और अनजाने में इन मॉड्यूल्स को लगातार ट्रेन कर रहे हैं। बदले में यूजर्स को फ्री या सस्ता सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बाहर से यह सौदा तो फायदे का लगता है, लेकिन असली तस्वीर इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हर सवाल, हर बातचीत, हर कमांड एआई के लिए एक कीमती इनपुट होती है। यही डेटा मॉडल्स को बेहतर, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा ताकतवर बनाता है। अगर कंपनियों को यही डेटा खरीदना पड़ता तो उन्हें करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ते, लेकिन भारत जैसे बड़े मार्केट में यह डेटा उन्हें लगभग या यूं कहें कि बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। भारत अब सिर्फ एक यूजर बेस नहीं बल्कि एआई कंपनियों के लिए विशाल टेस्टिंग और ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका है। एक विशाल आबादी का बड़ा यूजर बेस, अलग अलग भाषाएं, स्थानीय व्यवहार और विविध प्रकार के डेटा एआई कंपनियों के लिए सोने की खान जैसी है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस वैल्यू का कितना हिस्सा भारत को मिल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने समिट एरिया का दौरा किया, स्टार्टअप और देसी कंपनियों के स्टॉल्स पर जाकर एआई टेक्नोलॉजी का डेमो भी देखे। एआई सम्मेलन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, 19 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। क्या कहना है, कितना हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं फ्यूचर में एआई सेक्टर में इंडिया में? एआई भारत की एक बहुत बड़ी क्षमताओं में से एक बन रही है। जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, आईटी इंडस्ट्री एआई का उपयोग करके पॉपुलेशन लेवल पे नए सॉल्यूशंस प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो एक देश की बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक विजन दिया है और उसी विजन के तहत एआई में भी भारत एक नई पहचान बना रहा है। इस एआई समिट में दुनिया भर के टेक्नोलॉजी लीडर्स, ग्लोबल पॉलिसी लीडर्स सब उपस्थित हैं और नौजवानों में, युवाओं में बहुत बड़ा जोश है। आप सब तरफ देख पा रहे हैं कितनी एनर्जी है यहाँ पर, कितना जोश है, कितना एक क्यूरियोसिटी है और किस तरह से एआई का उपयोग करके समाज की, इकोनॉमी की, देश की बड़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें, उस भावना के साथ ये एआई समिट है। चुनौती है कि भारत का अपना एआई हो, उसमें हम आगे बढ़े हैं और दुनिया को हमने सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की तरफ भी, क्योंकि बहुत सारे देश भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत के जो सॉवरेन एआई मॉडल्स हैं उनको कई इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ, ग्लोबल मॉडल्स के साथ कंपेयर किया गया है, टेस्ट किया गया है और ये टेस्टिंग भी बिल्कुल एकदम जो ग्लोबल पैरामीटर्स होते हैं उनके आधार पे की गई है। उन सब पे भारत के सॉवरेन मॉडल्स बहुत अच्छे खरे उतरे हैं और ये जो क्षमता हमारे इंजीनियर्स की, हमारे इनोवेटर्स की, वो क्षमता आज विश्व पहचान रहा है। दुनिया की जो चुनौतियां हेल्थ केयर को लेकर, एजुकेशन सेक्टर को लेकर एआई बहुत मददगार साबित होने वाला है, तो उस दिशा में जो ये एआई में प्रयोग हो रहे हैं उससे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं भारत की चुनौतियों के लिहाज से भी? हेल्थ केयर में भारत एआई का उपयोग करके ऐसे सॉल्यूशंस दे सकेगा जो कि विश्व भर में पहचाने जाएंगे, ऐसा स्पष्ट है। जिस तरह के सॉल्यूशंस आप यहाँ पे देख रहे हैं और जिस तरह के सॉल्यूशंस हमारे खुद के स्टार्टअप्स निकाल रहे हैं, वो आने वाले समय में भारत हेल्थ केयर का एक नया मॉडल दे पाएगा विश्व को। इस इवेंट में श्रवण एआई जैसे देसी स्टार्टअप ने अपनी मल्टीलिंगुअल मॉडल्स का प्रदर्शन किया। उसके बुलबुल मॉडल ने दावा किया कि वह भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन, वॉइस और टेक्स्ट से जुड़े टास्क में बेहतर और ज्यादा सटीक परिणाम दे सकता है। ऐसे 300 से ज्यादा एग्जीबिशन इस समिट में लगाए गए। इस समिट का मकसद एआई के भविष्य, उसके प्रभाव, अवसरों और खतरों पर गंभीर चर्चा के साथ इसका उपयोग एक ताकत के रूप में किया जाए, इस पर जोर देना था। एआई को एक ऐसी तकनीक के रूप में प्रयोग में लाया जाए जो नौकरियों, अर्थव्यवस्था, सिक्योरिटी और रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने वाली हो। लेकिन इस समिट में एक और टेक्नोलॉजी ने खास ध्यान खींचा। Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, now I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. So this is
Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes, from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. ओरायन एआई रोबोट डॉग में ओरायन नाम का यह रोबोट सुरक्षित तरीके से चल रहा था, संतुलित व्यवहार कर रहा था, कमांड का पालन कर रहा था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी और ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग जैसी उन्नत क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा था। इसे गलगोटियन यूनिवर्सिटी द्वारा 350 करोड़ यानी कि 350 करोड़ रुपए के प्रस्तावित एआई इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में प्रस्तुत किया गया। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने इस रोबोट को एस्पिरेशन इंडिया का सिंबल बताया। दरअसल यह रोबोट भारत में विकसित नहीं किया गया था, बल्कि इसे चीन की कंपनी यूनिट्री से खरीदा गया था। जैसे ही यह तथ्य सामने आया, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ सी आ गई। क्या एक आयातित चीनी मशीन भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक हो सकती है? लोगों ने सवाल उठाया, क्या भारत जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का दावा करता है, वह अभी भी विदेशी तकनीक पर निर्भर है? क्या भारत के संस्थान नई तकनीक विकसित कर रहे हैं या केवल विदेशी तकनीक खरीद कर उसे नए नाम के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं? विवाद बढ़ने और ट्रोलिंग के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सफाई दी कि उसने इस रोबोट का निर्माण नहीं किया, बल्कि इसे केवल शैक्षणिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए खरीदा गया ताकि छात्र वैश्विक स्तर की तकनीक को समझ सकें। रिपोर्ट हो चुकी है ना कि चीन के प्रोडक्ट को चाइना ने क्लेम किया कि हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो कहाँ है? वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहाँ चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहाँ चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए आया था वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। क्या आपको ये और एक और रीजन है उसका कि आप बच्चों के काम पे भी फोकस करें। ये क्या जगह खाली करने जा रहे हैं आप? क्योंकि सर मैं फिर कह चुकी हूँ, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज रिसोर्स एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल। हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसी चीजें कभी होंगी भी नहीं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी यूनिवर्सिटी पे, हमारे विजन, हमारे मिशन, हमारी अप्रोचेस पे। पूरी कंट्रोवर्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, सब एक पे एक उसको बढ़ाते गए। इट हैज बिकम अ ग्रेप वाइन। इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। I take the responsibility of not being able to articulate things enough which I intended to. But not that I claimed something on behalf of my university or my country. I am a very responsible professional and a very responsible citizen. इस विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस स्टॉल को भारत मंडपम से बाहर कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है। I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI. But it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. Because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China. But in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway.
So what would that vision look like? The first thing, we would start getting youngsters excited about this revolution. We would start to introduce the idea of a completely new way of moving, a complete revolution in how things move. We would start teaching our children in schools about batteries, about electric motors, about how these things combine, about how drones, robots, electric cars are structured, how they will work together. And most important, we have to start building a production network so that we can get access to production data. भारत में संचालित लगभग सभी एआई मॉडल्स का ऑनरशिप, पेटेंट, प्रॉफिट और कंट्रोल अभी भी विदेशी कंपनियों के पास है, जबकि डेटा, यूजर और ट्रेनिंग इनपुट का बड़ा हिस्सा भारत से जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़े एआई मॉडल बनाने के लिए हजारों हाईटेक जीपीयू की जरूरत होती है। जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, एक खास तरह का प्रोसेसर जो एक साथ लाखों छोटे छोटे गणितीय काम बेहद तेजी से कर सकता है। साथ ही विशाल डेटा सेंटर और मजबूत कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। कंप्यूट इंफ्रा एक ऐसा तकनीकी सिस्टम जिसमें कंप्यूटर, जीपीयू सर्वर, डेटा सेंटर और नेटवर्क शामिल होते हैं, जो बड़े स्तर पर डेटा प्रोसेस करने और एआई जैसे सिस्टम चलाने में मदद करते हैं। अभी भारत के पास उस स्तर का कंप्यूट इंफ्रा बहुत ही सीमित है। इसका मतलब साफ है, अगर भारत को एआई की दुनिया में लीडर बनना है तो उसे सिर्फ यूजर नहीं बल्कि बिल्डर बनना होगा। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं: मजबूत कंप्यूट इंफ्रा, सख्त डेटा गवर्नेंस और लोकल एआई स्टार्टअप्स को सीधा सपोर्ट। आप सभी ने अभी वर्तमान में देखा था कि किस तरह से सख्त डेटा गवर्नेंस न होने के कारण एआई एडिटेड फोटो और वीडियो का गलत उपयोग कर भारत के केंद्रीय मंत्री जैसे लोग इसका प्रदर्शनी कर रहे हैं, एआई का मजाक बना रहे हैं और अपनी कमियों को उजागर कर रहे हैं। तो हम उन विषय पे ना जाकर एआई की जो मुख्य जरूरतें हैं उन पे हम बात कर रहे हैं, इसमें मजबूत कंप्यूट इंफ्रा, सख्त डेटा गवर्नेंस और लोकल एआई स्टार्टअप्स को सीधा सपोर्ट से ही भारत एक एआई के बिल्डर के रूप में दुनिया के सामने आ सकता है। आज फ्री एआई टूल्स भारत में अपनी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत सिर्फ मुफ्त टूल्स का यूजर रहेगा या भविष्य के एआई का निर्माता भी बनेगा? क्योंकि अगर फैसले अभी नहीं लिए गए तो भारत एआई की दुनिया में सबसे बड़ा यूजर तो होगा, लेकिन बिल्डर नहीं, या कह सकते हैं मालिक नहीं। आप सभी का धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पुनः आप सभी को धन्यवाद।